Hello students, I am DK Mishra from SS Point Coaching, Prayagraj. I am here to describe the function of English grammar for 11th class. In the previous video, I had described the complete syllabus of English grammar for 11th class. इसके पहले जो वीडियो में मैंने आपको दर्शाया था, आपको सिस्टम बताया था कि किस प्रकार से हम लोग ग्रामर की लैंग्वेज को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज करते हैं। एनसीईआरटी कोर्स में कल मैंने बताया था कि हमारा जो पहले का सिलेबस हुआ करता था और अब के सिलेबस में डिफरेंसेस आ गए हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हमारा जो सिलेबस है वो उसी फ्रेमिंग ऑर्डर में रखा गया है। पहले हमारा वर्ड पावर जो होता था, वर्ड पावर में हमारे पास क्या क्या है पिछले वीडियो में मैंने डिस्क्राइब किया था, जिसमें हमारा एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं और होमोफोन्स हैं। 5 ये पार्ट हमारे हैं जो 14 मार्क्स का आने लगा है, जो कि पहले 7 मार्क्स का केवल एग्जाम में आता था, अब 14 का हो गया है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बहुत पूछे जाते हैं। बट ग्रामर हमारी जो है वो एज इट इज है। हम आपको 2 तरह के वीडियोस देंगे, एक तो लैंग्वेज पोर्शन का मैं स्टार्ट करूंगा एकेडमिक, और दूसरा हमारा हम नेक्स्ट इसी वीडियो में आपको बहुत अच्छे ट्रिकी वर्ड पावर के अकॉर्डिंग आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस और ढेर सारे जो पार्ट्स हैं इन सबको ऑर्डरली में समझा दूंगा। ऐसा एक बार अगर देख लेंगे, वीडियो एक बार देख लेंगे, लाइफ में नहीं भूलेंगे, एक बार के बाद जो वर्ड्स का क्लासिफिकेशन मैं आपको दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रामर की स्टार्टिंग करते हैं, ग्रामर को स्टार्ट करते हैं। ग्रामर में जो हमारा पहला टॉपिक है जिसे आप पढ़ भी चुके हैं वो हमारा है नरेशन। नरेशन कैरीज 2 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, but it has a great significance as well as importance in all type of competitive exams as well as in academic exams as well as for your domestic, social and temporal life। बेटा जो भी ग्रामेटिकली चैप्टर्स हमारे दिए गए हैं सबका कुछ ना कुछ रीजन है, सबकी अलग अलग इंपॉर्टेंस है, क्यों ये दिया गया, कैसे दिया गया, सबकी इंपॉर्टेंस अलग अलग है। नरेशन बहुत मायने रखता है। नरेशन को हम लोग वक्तव्य या कथन कहते हैं, यानी वक्तव्य या कथन को शो करता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्यों पड़ी, ग्रामर में इसे हमें क्यों पढ़ना पड़ता है, मैं इसको पहले आपको समझा देता हूं। इसके हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, पहला डायरेक्ट नरेशन और दूसरा हमारा है इनडायरेक्ट नरेशन। जो हमारा डायरेक्ट नरेशन यानी इसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष कथन और इसे हम लोग बोलते हैं परोक्ष कथन। जो हमारा डायरेक्ट नरेशन होता है, डायरेक्ट नरेशन में फिर 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है स्पीकर या इसे हम लोग नरेटर ही कहते हैं, बोलने वाला। दूसरा हमारा पार्ट है, आप लोगों को इसका जो सेकंड पार्ट है उस कंडीशन से पहले, इन पार्ट से पहले आप लोगों को ये बताऊंगा कि जो डायरेक्ट नरेशन हमारा होता है इसमें हमारा एक पार्ट होता है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। एक रिपोर्टिंग स्पीच होता है, एक रिपोर्टेड स्पीच होता है।
रिपोर्टिंग स्पीच के 3 पार्ट ये होते हैं, स्पीकर या नरेटर, और अगला हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, और नेक्स्ट हमारा होता है ऑब्जेक्ट। ये 3 पार्ट हमारे होते हैं। रिपोर्टेड स्पीच को हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज रखा जाता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, यानी डायरेक्ट नरेशन में स्पीकर या नरेटर पहले डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच 2 पार्ट हुए। इसके बाद में हमारे रिपोर्टिंग स्पीच में 3 पार्ट आते हैं, जिसमें स्पीकर या नरेटर, फिर रिपोर्टिंग वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट या हियर, और ये रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। क्या जरूरत पड़ी? सीजीएल एक एग्जाम होता है, सीक्यूएसआई होता है, जो कंपटीशन के यानी ग्रेजुएट स्टैंडर्ड के एग्जाम्स हैं, उसमें इसे मेंस की परीक्षा में नरेशन से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आउट ऑफ 200 क्वेश्चन में 30 ये रहता है। इतनी सी इंपॉर्टेंस है, जरा सोचिए। इसको पढ़ाने से पहले मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एक किसी स्कूल में एक प्रिंसिपल साहब बच्चों से नाराज हो गए किसी चीज को लेकर के। प्रेयर में गैदरिंग नहीं करते थे अच्छे से, ये वो करते थे, टू एंड फ्रो एट 6 एंड 7। प्रेयर हुई, प्रेयर के बाद प्रिंसिपल ने माइक लिया और प्रिंसिपल ने माइक उठा करके बच्चों से ही कहलवाना चाहते थे कि बच्चे गधे हैं और मूर्ख हैं। प्रिंसिपल साहब ने कमांड दिया, बच्चों जो मैं बोलूंगा वही तुम बोलना। 11-12 के बच्चे ज्यादातर उसमें उन्हीं को टारगेट बनाए थे, वो थे। बोले बच्चों ने कहा ठीक है सर। शाम सारे बच्चे उन्होंने बोला कि अगर सोचा कि मैं बोलूंगा कि बोलो सबको मैं गधा और मूर्ख तो गलत अपने लिए पहले बोलते हैं, तो इन्होंने उनको डायरेक्ट बोला, डायरेक्ट नरेशन में बोला बच्चों बोलो तुम गधे और मूर्ख हो। सारे बच्चे चिल्ला कर एक साथ बोले तुम गधे और मूर्ख हो। प्रिंसिपल साहब उछल पड़े, नाराज हो गए। क्यों? डायरेक्ट नरेशन में प्रिंसिपल साहब ने बच्चों से कहा और बच्चों ने सेम टू सेम डायरेक्ट नरेशन में ही प्रिंसिपल साहब से वो स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट कर दिया। यदि बच्चे उसे इनडायरेक्ट नरेशन में बोलते तब जाकर के कोई स्टेटमेंट सही प्लेटफॉर्म पर लौटता, यानी गधे और मूर्ख बच्चों के फेवर में जाता और प्रिंसिपल साहब के पक्ष में आ गया। यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का ज्ञान अगर उन्हें दिया जाता तो निश्चित रूप से वहां पर जो कम्युनिकेशन हुआ प्रिंसिपल और स्टूडेंट्स के बीच में वो सही होता। ऐसी कंडीशन है नरेशन की। जितनी भी कोर्ट में या कहीं भी रिट लिखी जाती है सब इनडायरेक्ट नरेशन में लिखी जाती है। अदरवाइज वो ऑफिसर अगर कहीं पर चला गया तो ट्रांसफर होने पर नया ऑफिसर आएगा तो पहचान ही नहीं पाएगा कि स्टेटमेंट बंदे ने अपने लिए लिख दिया या कोई क्लाइंट था या कौन बंदा था। ये प्रॉब्लम्स आती हैं। इसी प्रकार से आपको मैं समझाना चाहूंगा कि नरेशन की बहुत बड़ी वैल्यू है और इसे आप जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ अ ट्रिकी आइडिया दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट फॉर यू। एक बार नरेशन को इस सिस्टम से पढ़ा दूंगा तो आपको फ्यूचर में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी। ये आपका सिस्टम रहा नरेशन, यानी चैप्टर का नाम कुछ लोगों को मैं देखता हूं बोलते हैं सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा दीजिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई चैप्टर का नाम थोड़ी है, चैप्टर का नाम है नरेशन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसकी कंडीशंस होती हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर एक्टिव पैसिव पढ़ा दीजिए। नो, एक्टिव पैसिव क्या है? चैप्टर का नाम नहीं है, वॉइस चैप्टर का नाम है। तो उसको एक्टिव और पैसिव फॉर्म में रखा जाता है, सक्रिय और निष्क्रिय फॉर्म में। उसी प्रकार से नरेशन हो गया स्टेटमेंट या कथन। इसके 2 पार्ट में डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, प्रत्यक्ष कथन और परोक्ष कथन। रिपोर्टिंग स्पीच, डायरेक्ट जो नरेशन है इसके 2 पार्ट, एक रिपोर्टिंग स्पीच और एक रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच के कुछ लोग इसको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच बोल देते हैं, कुछ बुक्स में भी लिखा है। नो डाउट ये प्राइमरी स्टेज पर सही है, नो डाउट गलत नहीं कहा जा सकता, बट आपको लॉन्ग टर्म में कंपटीशन तक पहुंचना है तो आप यहीं से क्लियर करें कि ये रिपोर्टिंग स्पीच एक पार्ट है, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच।
रिपोर्टिंग स्पीच के तीन पार्ट है, स्पीकर या नरेटर, दूसरा है रिपोर्टिंग वर्ब और तीसरा है ऑब्जेक्ट या हीरर, सुनने वाला। और रिपोर्टेड स्पीच जो होता है ये स्टेटमेंट होता है स्पीकर का। स्पीकर जो भी बोलता है, जो भी स्पीकर बोलता है वही स्टेटमेंट हमारा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, उसी को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं लोग। इस कंडीशन से हमारा ये सिस्टम है, ये हमारा कंप्लीट सिस्टम है। अब मैं आगे की शुरुआत करता हूं। सपोज दैट अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच है अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारी अगर ये पास्ट टेंस में होती है, पास्ट टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच में कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं, क्या क्या परिवर्तन होते हैं। अगर इसमें हमारी रिपोर्टिंग स्पीच मान लो किसी ने कहा रामू said, comma inverted comma, I am playing। यहां पर रामू said पास्ट टेंस हो गया, मेन वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में नो हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट हुआ। और अगर ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया तो ऐसी पोजीशन में यहां पर पास्ट में तीन प्रकार की चेंजिंग इधर होनी है। 3 टाइप्स ऑफ चेंजिंग आपको करना है, याद रखिए 3 प्रकार की चेंजिंग इन दिस टाइम। 3 प्रकार की चेंजिंग आपको करनी है। कौन कौन सी चेंजिंग करनी है आपको ध्यान रखिए। पहला हमारा है चेंजिंग ऑफ टेंस, दूसरा हमारा है चेंजिंग ऑफ प्रोनाउंस और तीसरा है चेंजिंग ऑफ वर्ड्स। 3 प्रकार की ये चेंजिंग है और ये 3 चेंजिंग्स को रखता है, तीनों प्रकार की चेंजिंग है। 3 प्रकार में याद रखिए अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो इसमें एक चेंजिंग नहीं होती, कौन सी? चेंजिंग ऑफ टेंस। टेंस नहीं बदलेगा बट ये दोनों चेंजिंग हर हाल में होंगी, यानी चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन और चेंजिंग ऑफ वर्ड्स। ये तीनों चेंजिंग आपको 2 चेंजिंग करनी है। और नरेशन में याद रखिए 3 प्रकार के ही परिवर्तन है और तीनों मैंने बोर्ड पर लिखी है। या तो आप टेंस चेंज कर सकते हैं या फिर उसके वर्ड्स को यानी प्रोनाउन को चेंज कर सकते हैं या फिर उसके जो नियरेस्ट वर्ड्स होते हैं, जो नियरेस्ट होते हैं उनको फारदेस्ट में चेंज कर देते हैं, समीपस्थ शब्दों को दूरस्थ के शब्दों में चेंज करते हैं। ओके, तो मैं आप लोगों को स्टार्ट कर रहा हूं बताना कि हमारी जो चेंजिंग ऑफ टेंस है वो कैसे होता है, चेंजिंग ऑफ टेंस को कैसे मेंटेन करते हैं, आपको पहले ये समझना पड़ेगा। व्हाट इज चेंजिंग ऑफ टेंस? टेंस यानी काल में परिवर्तन, काल में कैसे परिवर्तन आपको करना है। याद रखिए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो जो हमारा एक प्रेजेंट टेंस होता है, एक पास्ट टेंस होता है, एक फ्यूचर टेंस होता है, उसकी कंडीशंस और उसके 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चारों को कैसे चेंज करते हैं मैं आपको सिस्टमैटिक समझा देता हूं। आप अगर पास्ट में है तो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं और पास्ट परफेक्ट को नो चेंज। एक क्रम से ले चलिए सबको, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट को नो चेंज। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को
नो चेंज, इसको चेंज नहीं करते। फिर नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट को नो चेंज। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को नो चेंज। अब देखिए प्रेजेंट और पास्ट क्लियर हो चुका है यहाँ, प्रेजेंट और पास्ट दोनों टेंस क्लियर हो गए, एक सिस्टम से बता दिया। याद रखिए फ्यूचर में जो सिस्टम है, फ्यूचर में जितने भी पार्ट्स हैं सब में विल और शैल कॉमन होता है। जबकि चेक कर लीजिए आप लोग, क्या प्रेजेंट टेंस में सारे टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब कॉमन है? नहीं। क्या पास्ट टेंस में कॉमन है? नहीं। प्रेजेंट टेंस में इंडिफरेंट की बात करता हूं, डू डज, आपके पास्ट की बात करता हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर शुरू हो जाता है, परफेक्ट में हैज हैव शुरू हो जाता है, बढ़ रहा है। पास्ट की बात करो, इंडिफरेंट में डिड होता है, कॉन्टिन्यूअस में वाज वर होता है, परफेक्ट में हैड होता है, सब में चेंज हो रहा है। बट फ्यूचर में चेक कर लो, सब में सारे पार्ट्स में विल और शैल मिलेगा। हाँ, उसके साथ कोई ऑक्सिलरी जुड़ जाती हैं, दैट इज एसेंशियल मैटर, बट विल और शैल जो है वो कोई भी फ्यूचर टेंस से सब में कॉमन है। इंडिफरेंट में आप चेक कर लो, विल या शैल, कॉन्टिन्यूअस में विल भी शैल भी, परफेक्ट में विल हैव शैल हैव, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस विल हैव बीन शैल हैव बीन, ऐसे ऐसे सब में चल रहा है। तो अगर विल आता है, विल को वुड में, शैल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, मे को माइट में। अब इसके बाद में सिस्टम हमारा है, अगर डू या डज आता है तो डू या डज को डिड में, और अगर डिड आता है तो डिड को हैड में। अगर हमारा इज एम आर आता है, ये हमारी वर्ब टू भी है, तो इज एम आर को वाज या वर में, और वाज या वर अगर आता है तो इसको हैड में। देखिए डिड को हैड में चेंज करते हैं, लेकिन वाज या वर को हैड बीन में चेंज करते हैं। इसका बीन लगाना पड़ता है थर्ड फॉर्म की कंडीशन में। अगर मैं बोलूं इसके बाद जो सिस्टम हमारा है, अगर यहां पे आता है हैज या हैव, तो इसे हैड में चेंज करते हैं, और हैड को नो चेंज, हैड को चेंज नहीं करते। अगर हैज टू या हैव टू आता है तो हम लोग इसे हैड टू में चेंज करते हैं, और अगर हैड टू आता है, हैड टू अगर आता है तो इसे हैड टू में चेंज करते हैं, हैड टू में चेंज करते हैं। हैज टू को या हैव टू को हैड टू में चेंज करते हैं, और हैड टू अगर आता है तो हैड टू को हैड टू में चेंज करते हैं, और हैड टू अगर आता है तो इसको नो चेंज। याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, कई बार ये बोर्ड में यानी एकेडमिक भी आ चुका है, इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, और कंपटीशन में तो पूछा ही जाता है। देखिए जब हैज या हैव आता है तो ये हेल्पिंग वर्ब होता है, इसके बाद थर्ड फॉर्म रहती है, इसे सीधे हैड में चेंज कर देते हैं और हैड को नहीं चेंज करते। लेकिन अगर हैज टू आता है, हैव टू आता है, तो ये हैज या हैव मेन वर्ब के रूप में कार्य करते हैं, और टू और आगे आने वाली वर्ब इन्फिनिटिव बन जाते हैं। और हैज और हैव ये तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होते हैं,
इसका जो सेकंड फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म हैड होता है, यानी हैड टू यूज हुआ तो हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म मानी जाती है। और टू इंफिनिटी होता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। और अगर ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, और पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है कि इसके साथ ये इसकी थर्ड फॉर्म लगेगी तो हैड का थर्ड फॉर्म हैड ही होता है, और हेल्पिंग वर्ब उसमें एक हैड अलग से लगता है, इसीलिए ये वाला हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये जो हैड था ये वाला उठ करके यहाँ पहुंच गया थर्ड फॉर्म के रूप में। तो ये इसलिए हैड दो बार लिखा जाता है, दो बार हैड लिखा जाता है। इसकी कंडीशन है फिर मस्ट है। अगर मस्ट आता है तो इसकी दो अवस्थाएं होती हैं। अगर इसकी इंडिविजुअल कंडीशन है, अगर इसकी इंडिविजुअल कंडीशन है तो मस्ट को हम लोग हैड टू में चेंज करते हैं, और अगर इसकी जनरल कंडीशन है तो जनरल कंडीशन में इसको नहीं चेंज करते। अगर मस्ट की इंडिविजुअल कंडीशन होती है तो इसे हैड टू में बदलोगे, और अगर जनरल कंडीशन होती है तो मस्ट को चेंज नहीं करते, किसी कंडीशन में मस्ट को नहीं चेंज करते। जैसे वी मस्ट, माय फ्रेंड सेड टू मी वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर टीचर्स, वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर टीचर्स, हमें अपने टीचर्स का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने टीचर्स का सम्मान करना चाहिए। तो अब जरा देखिए, ये तो सबके लिए है ना, क्या टीचर का सम्मान करना उनका या आपका मेरा फर्ज है केवल? ये तो सबका फर्ज है ना, कोई करे या ना करे डजंट मैटर, बट है तो सबके लिए ना। अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, तो मस्ट रिवर टू आवर पेरेंट्स, REVER, रिवर माने आदर करना होता है, सबके लिए। कुछ मूर्ख लोग होते हैं जो अपने पेरेंट्स से हार्ट टॉक भी कर लेते हैं, पेरेंट्स से अपने कुछ भी कर सकते हैं, बट दैट इज रॉन्ग। रिवरेंस तो करना ही चाहिए, आदर तो करना ही चाहिए। इस कंडीशन में ये सब के लिए होता है, इसलिए वो जनरल कंडीशन हमारी है, और जनरल कंडीशन जो होती है उसमें मस्ट को एज इट इज रखा जाता है, और इंडिविजुअल कंडीशन पार्टिकुलर, जैसे आई शुड कंप्लीट माय वर्क टुमारो, बाय टुमारो, कल तक मुझे ये काम फिनिश करना है। इट मीन्स टू से दैट इज द इंडिविजुअल कंडीशन विच इज बेस्ड ऑन यू, डिपेंड्स ऑन यू। आपको कल तक करना है, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फैमिलियर्स, आपके सोशल पर्सनालिटीज, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द डूइंग द पर्टिकुलर वर्क इन विच यू आर एंगेज्ड। तो इंडिविजुअल कंडीशन जो होगी कल तक मुझे काम करना है, उसमें मस्ट को आप चेंज करेंगे हैड में, लेकिन जो जनरल होगी उसमें नहीं चेंज करेंगे। कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी नहीं चेंज होती। हमने यहां बोला वुड, कुड, यूज्ड टू, ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, ये मॉडल ऑक्सिलरीज नहीं चेंज होती। मॉडल ऑक्सिलरीज आर यूज्ड एज इट इज, मॉडल ऑक्सिलरीज अपने आप यूज होती हैं, जिस पोजीशन में होती है उन्हीं पोजीशन में यूज करते हैं, इनमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। ओके, एक बार और आपको मैं रिपीट कर देता हूं कि सपोज दैट रिपोर्टिंग स्पीच ऑफ डायरेक्ट नरेशन इज इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, no need of changing the tense of reported speech। आपको reported speech के tense को change करने की जरूरत नहीं है, but suppose that the reporting speech is in past tense, अगर ये past में है तो you will have to change 3 types of conditions। The first, changing of tense, second, changing of pronoun, and third, changing of words। First of all, I have started changing of tense and present indefinite into past indefinite, past indefinite into past perfect is no change, present continuous into past continuous, into past perfect continuous into no change, present perfect into past perfect into no change, present perfect continuous into past perfect continuous into no change। Next, this is the complete story of present and past, but in future
will and shall is common for all type of sentences belong to present future tense. Will include, shall include, should, can include, may include, might, do, does include, did, into, had, into, no change. Is, am, are, into, was, were, into, have, been, into, no change. Has, have, into, had, into, no change. Has to, have to, into, had to into, had to, had to into, no change. Must, should be changed into two types of conditions, individual and general. In individual condition, had to, general condition, no change. Would, could, used to, these are modal auxiliaries and modal auxiliaries can't be changed. मॉडल ऑक्सिलरी को किसी भी कंडीशन पे चेंज नहीं करेंगे. मॉडल ऑक्सिलरीज कांट बी चेंज, इनको चेंज नहीं करना है. ये हमारा चेंजिंग ऑफ टेंस हुआ एंड देन आफ्टर चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन. ओके, you should try to understand the condition of pronoun. Pronoun means personal pronoun. पर्सनल प्रोनाउन की चेंजिंग हमारी आती है इसमें. सेकंड, चेंजिंग ऑफ पर्सनल प्रोनाउन जिसमें सन, अपॉन, 1 2 3, S for subject, O for object, N for no change. After that इधर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है और इधर रिपोर्टेड स्पीच है. ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट का कोई भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई, मी, माई, माइन, myself, we, us, our, ours and ourselves, ये इतने पार्ट्स हमारा फर्स्ट पर्सन है. फर्स्ट पर्सन में आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, आवर, आवर्स, आवरसेल्व्स, इनमें से कोई भी आएगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा. सेकंड में यू, your, yours and yourself. इसके जो प्रोनाउंस हैं ये आएंगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में, वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे. थर्ड पर्सन में जो पार्ट्स आते हैं वो ही का है, शी का है, इट का है और दे का है. दे आर नॉट चेंज्ड, ये चेंज नहीं होते क्योंकि ये थर्ड पर्सन में होते हैं. ये फर्स्ट और सेकंड चेंज होकर थर्ड में जाते हैं तो थर्ड ऑलरेडी एज इट इज होता है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है. क्योंकि ये वर्ड्स अब क्यों इनको क्यों नहीं चेंज करते? क्योंकि ऑलरेडी इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन में होते हैं. ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन में होते हैं. इनको नो रिक्वायरमेंट ऑफ चेंजिंग दीज वर्ड्स. जब ऑलरेडी कोई चीज, जब हम ऑलरेडी रसगुल्ले खा रहे हैं तो अलग से शुगर की फक्की लगाने की क्या जरूरत है? ऑलरेडी वो मीठा है, लगाएंगे दैट विल बी इनसिग्निफिकेंट एंड मेनी पीपल विल बोस्ट ऑन यू. बहुत से लोग से बेंड करेंगे, आप पर ताने मारेंगे. इसी प्रकार से थर्ड है, ऑलरेडी थर्ड पर्सन में, टारगेट हमारा थर्ड पर्सन ही होता है तो थर्ड ही है, इसलिए नहीं चेंज होते, इनडायरेक्ट फॉर्म में होते हैं ऑलरेडी. सपोज दैट एक प्रॉब्लम आती है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है. सपोज दैट object is not given in reporting speech. रिपोर्टिंग स्पीच में जब ऑब्जेक्ट नहीं है तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? मान लो किसी ने कहा he said, comma inverted comma, you are naughty. उसने कहा कि आप naughty हो. किसी ने कह दिया तो अब you सेकंड पर्सन है ना, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए. ऑब्जेक्ट इज नॉट प्रोवाइडेड, ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तब क्या करेंगे?
तब आप इस यू को फर्स्ट या थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में चेंज करेंगे। यानी फर्स्ट का मतलब आई और थर्ड का मतलब ही या सी। फर्स्ट या थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आप इसे चेंज करेंगे। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर आई होता है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ही या शी होता है। इन दोनों में किसी में चेंज कर सकते हैं, दैट विल बी करेक्ट। और उसके अकॉर्डिंग जो चेंज करेंगे, यू शुड अडॉप्ट अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फॉर रिपोर्टिंग स्पीच। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ तो चेंज हो जाएगा, आप इसको भी कंसीडर कर लें। जब इसको कंसीडर कर लिए, जब बेटे का नाम, पिता का नाम शुक्ला है, तो बेटे को शुक्ला लिखना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं लिखेगा तो ही विल बी सस्पेक्टेड बाय ऑल in the society and he will not be able to survive his life easily। बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी जब आपने यू को ही कंसीडर कर लिया फर्स्ट या थर्ड पर्सन में, तो ऑब्जेक्ट को भी कंसीडर कर लेंगे। ये आपको दो प्रकार की चेंजिंग मैंने समझा दिया। एंड टुडे जस्ट यू शुड कंसीडर एंड राइट डाउन इन योर कॉपी ऑल दीज वर्ड्स। हर बुक में बेटा नहीं मिलेगा ये, किसी भी, जब तक आप लोग 3-4 बुक्स नहीं इकट्ठा करेंगे तब तक ये नोट्स आपको कहीं एक बुक में नहीं मिल सकती है। इसलिए एक साथ, यानी 4 कंडीशंस इन 1 वर्ड, एक ही बैनर पर आपको चारों कंडीशंस मिल रही है। इसलिए जस्ट राइट डाउन देम, या आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको लिखिए, किसी भी कंडीशन में इसको लिखें और लिख करके एक नोट्स बनाएं और लर्न करें। इसके बाद का जो प्रोसीजर्स होगा आई विल प्रोवाइड यू इन नेक्स्ट वीडियो। सो दैट्स ऑल ओवर एंड हैव अ नाइस डे। ओके।